बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एंड हैप्पी मंडे। लोग नॉर्मली हैप्पी वीकेंड कहते हैं, हैप्पी मंडे कह रहा हूँ। आई होप बहुत अच्छा सा वीक आपका। हैप्पी मंडे। वैसे आई वंडर समटाइम्स क्योंकि बहुत सारे लोग, सॉरी मैं हूं इमरान हसन, पता ही है मैं हूं अरमान हसन, और मुझे लग रहा था कि नॉर्मली लोगों का जो मंडे है वो इतना हैप्पी नहीं होता और लोग थोड़े डाउन होके जाते हैं अपने ऑफिस। लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया इस सैटरडे संडे को। बारिश हो गई इस्लामाबाद में, लाहौर में, बहुत सारे दीगर इलाकों में, तो मौसम बहुत अच्छा है। दुआ है कि कराची में भी हो जाए ताकि डस्ट फस्ट थोड़ी कम हो जाए और आपका वीक पूरा अच्छा हो जाए, आगे काम करने का माहौल अच्छा हो जाए। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। जीबी इलेक्शंस कल हुए हैं, तहरीक इंसाफ ने लीड किया है, ये आज हमारा पहला टॉपिक भी होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना एज यूजुअल हम भूलेंगे नहीं, बात करेंगे। और पोल हम बिल्कुल बताते चलें कि हमारा आज का पोल ये है कि क्या हुकूमत को कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए या नहीं। इस हवाले से आपने हमें अपने पोल मतलब अपनी राय से आगाह करने। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें बताएं ताकि हमें भी अंदाजा हो, क्योंकि नॉर्मली लोगों से जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ आपका वैसे क्या ख्याल है, बंद कर देने चाहिए? वैसे मुझे लगता है जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स बहुत कंसर्न है और उनके लिए अगर सोचा जाए तो वाकई उनकी जेन्युइन एक है भी, तो बंद हो भी जानी चाहिए। बिल्कुल, चलें इस पे आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है, हमें जरूर बताइएगा। प्रोग्राम के एंड पे आपको आगाह करेंगे रिजल्ट्स क्या आते हैं। और फिल वक्त हम बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में और देखते हैं आज की हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान पर हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, नताइज का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्जाम, चीफ इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत इन एक्शन, बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया, शाह महमूद कुरैशी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी को दस्तक दे दी। कोरोना की दूसरी लहर, तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां जल्द होंगी या नहीं, फैसला आज होगा। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब केटू कहानी पर। हेडलाइंस में जो शो स्टीलर थी वो थी लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच। मैं बहुत एक्साइटेड। हाँ, और अब देखते हैं शो स्टॉपर कौन होगा। 17th हफ्ते में पर इस पे भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मौसम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा, दीगर शहरों का भी आपको बताते रहते हैं, लेकिन फिल वक्त हम लाहौर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, लाहौर में मिनिमम जो दर्जा हरारत है वो 21 रहने वाला है, जबकि मैक्सिमम होगा 10। और इसके साथ साथ जी कराची के वेदर की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31, जबकि कम से कम रहने वाला है 18। गिलगित में तो बहुत गर्मी है, लेकिन सियासी मौसम की नहीं, सियासी सर्दी है। गिलगित के मौसम की हम अगर बात करें, 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कल जब पोलिंग हो रही थी बहुत सी जगहों पे बर्फबारी भी हुई, लेकिन लोगों ने वोट किया, बहुत अच्छी बात है। सो गिलगित का मौसम कुछ ऐसा है, ठंडा ठंडा। रावलपिंडी की बात कर लें, मिनिमम टेम्परेचर वहां पे 8, जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स। इसका मतलब है कि रावलपिंडी में भी मौसम सर्द रहेगा और शायद थोड़ा सा बारिश का भी इम्कान मौजूद होगा, क्योंकि कल भी बारिश पिंडी में हुई थी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द गुड वेदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बड़ी खबर की। जी, सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की। तो अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है और दूसरी नंबर पर पीपल्स पार्टी है, जबकि अवाम ने नून लीग के बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात में 23 नशिस्तों पर 24 पर पोलिंग हुई, जबकि हल्का नंबर 3 में उम्मीदवार के जो इंतकाल के बायस उसके इंतखाब 23 नवंबर को होगा। शिकस्त पर अपोजिशन ने धांधली का बड़ा इल्जाम लगा दिया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि तारीख के साफो शफाफ इंतखाबात हुए हैं। बिल्कुल, और जीबी के अवाम की बात करें तो वोटिंग के दौरान शहरियों का जोशो खरोश दीदनी था। बर्फबारी और मनफी 6 डिग्री सेंटीग्रेड भी अवाम के जज्बे को कम न कर सका। लाखों लोग अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि माजूर भी थे, व्हील चेयर्स के ऊपर भी वोट डालने हमने देखा। उधर सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान कुछ तसादुम के वाकयात भी आए। पाकिस्तान हो, इलेक्शन हो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, जिसमें कुछ अफराद के जख्मी होने की भी इतलात मिली हैं। और हमारी इस
सारी सूरत हाल के ऊपर इमरान सनाउल्लाह हमारे एंकर पर्सन है, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करें, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर तज्जिया के पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, रिव्यू के एंकर हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल से सरप्राइज हुए हैं या वो भी समझते हैं कि नहीं, वो जो रिजेक्टेड की ट्वीट असद उमर साहब ने की उससे एग्री करें। कामरान, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। इट्स सॉर्ट ऑफ अ वार्म वार्निंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। आपने देखे रिजल्ट्स अब तक और तहरीक इंसाफ वाज़े लीड लेती नजर आती है, वैसे तो रिवायत से हटकर नहीं है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या तज्जिया आपका? देखेंगे, एक लिहाज से मुतवक्के नतीजा भी है और गैर मुतवक्के भी। मुतवक्के इसलिए कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि पिछले भी जो 2 इंतखाबात हुए थे, होता यही है कि गिलगित के अवाम उसी जमात को मुंतखब करते हैं जिनकी विफाक में हुकूमत होती है। तो इस वक्त जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है और फिर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ही इस वक्त लीड कर रही है। ये मुतवक्के नतीजा है मेरे ख्याल में। लेकिन गैर मुतवक्के इसलिए है क्योंकि अगर आप अपोजिशन की जमातें, खास करके पीपल्स पार्टी और PMLN को देखें, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने कैंपेन को लीड किया और जितने बड़े बड़े जलसे वहां पे किए और जो इलेक्शन के नतायज आए हैं उस लिहाज से वो ट्रांसलेट नहीं हुए, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुतवक्के है। और इसलिए बाकी तो अब मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए ये इक्वेशन बड़ी आसान है कि वही वहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा कामरान, अभी हमने देखा कि जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि बड़े बड़े जलसे किए, पार्टी क़यादत नून लीग को पीपल्स पार्टी की बात की जो उनकी कैंपेन्स को लीड करने के लिए वहाँ मौजूद रही। अब जलसों में हमने आवाम को भी देखा, काफ़ी अच्छी उन्होंने क्राउड भी इकट्ठा किया, लेकिन एट द एंड बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करें और साथ में जब ये रिजल्ट्स आ गए हैं तो जो अपोजिशन कहती है कि जी धांधली हुई है। सो ये जो सिनेरियो है, पहले तो आपने जलसों में बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद आपने डायरेक्ट धांधली का इल्जाम लगा दिया। लेकिन धांधली का इल्जाम तो वो दोनों पीपल्स पार्टी भी और PMLN इलेक्शन वोटिंग से पहले भी लगा रहे थे कि उनको खदशा है में धांधली होगी और 2018 वाली जो हिस्ट्री है उसको रिपीट किया जाएगा। जो धांधली का वो इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि एक जाहिर है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है, सबूत है, वो सामने लाए, जो एक मुरवजा तरीकाकार है उसके तहत अगर उनको रिलीफ मिले तो ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकली वो उनके पास एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जैसे आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, कि अगर वो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज वहां पर एड्रेस कर, अगर वो उनके हिमायती और उनके सपोर्टर्स थे, तो सवाल ये है कि वो पोलिंग वाले दिन वो क्यों नहीं निकले उनको वोट डालने के लिए। तो ये वो नुक्ता है जिस पर ऑपोजिशन की जमातें जो हैं वो ये कहेंगी कि अगर आप जलसों को देखें, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और PMLN के जो रहनुमा हैं उनका इस्तकबाल किया गया GB में, तो उसके लिहाज से वो ये कहेंगे तो वो तो बड़े पॉपुलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ में तहरीक इंसाफ जो है, उनके पास एक बहुत बड़ा अब ये पॉइंट आ गया है कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब शायद अपनी जो शोहरत है या पॉपुलैरिटी है वो खो बैठे हैं, तो इस GB के इलेक्शन को वो इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि जैसे आप खुद भी जिक्र किया कि ऑपोजिशन पार्टीज रिजेक्टेड और इमरान खान असद उमर साहब ने वो जो ट्वीट किया। अच्छा कामरान, ये भी बताइए, बड़ी बड़े बुर्ज जिसे कहते हैं वो भी उलट गए। हाफिज हफीजुर रहमान साहब के बारे में दो के सरकारी हतमी नताइज आना बाकी है, लेकिन जो सुन रहे हैं, हाफिज हफीजुर रहमान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सैयद मेहदी शाह पीपल्स पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, दोनों अपनी नशिस्तें नहीं जीत पाए। तो इस सारी सूरत हाल को एक तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम कहें कि जो पॉपुलर वोट है वो भी नहीं पड़ा, गैर रवायती वोट तहरीक इंसाफ को जिस तरह से जनरल इलेक्शन में पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ है वहां पे भी? मेरे ख्याल में जो एक बुनियादी इशू है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि वो उसी जमात के साथ जाते हैं जिसकी विफाक में हुकूमत। तो उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के पास अपने तो कोई रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं है, उनको रिलाय करना पड़ता है विफाकी हुकूमत के ऊपर, उनकी ग्रांट्स के ऊपर। तो शायद जो वहां पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जो वहां पर अवाम है वो भी ये समझते हैं कि अगर हम एक ऐसी जमात को मुंतखब करेंगे जो अपोजिशन की जमात होगी और विफाक में किसी और जमात की हुकूमत होगी, तो शायद उनके लिए मसाइल ज्यादा होंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं उन्होंने आई थिंक बड़ा रोल प्ले किया है इस सारे इन नताइज में। ठीक है। अच्छा कामरान, इसके साथ साथ अब चूंकि हमने देखा है कि अभी सरकारी नताइज तो नहीं आए, लेकिन स्टिल तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। हमने देखा इलेक्शन कैंपेन में भी बड़े बड़े वादे किए गए, नारे लगाए गए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हल होंगे, और बार बार ये भी कहा गया कि ये बड़ा निगलेक्टेड एरिया रहा है। सो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो वादे हैं, ये जो सारे नारेबाजी है, क्या तहरीक इंसाफ की अब जो हुकूमत आएगी, क्या ये इनके मसाइल हल कर पाएगी? देखें, जो सवा दो साल में तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान 2018 में जो इलेक्शन जीता, जो वादे उन्होंने किए थे,
अगर तो उसको सामने रखा जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वो अच्छी खबर नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में शायद जो पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं, अगर रियलिस्टिकली वो देखें जो वादे तहरीक इंसाफ ने किए थे किसी तरीके से उस तरह पूरे तो नहीं हुए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे अहम इस वक्त मसला है वो चाहते हैं कि उनको आईनी हकूक मिले। और आईनी हकूक किस तरह से मिले कि को एक सूबे की हैसियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से पहले ऑलरेडी ये ऐलान किया है कि वो उनको सूबे की हैसियत देंगे। सवाल ये है कि क्या वो अपने इस वादे पर पूरा उतर पाएंगे, क्योंकि ये हसास नौयत का मामला, अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एजेके की गवर्नमेंट है उनके इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक मसला कश्मीर के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि ये बहुत अरसे से पीएमएलएन के जमाने से कोशिश हो रही है, बल्कि उन्हीं की रिकमेंडेशंस थी। सरताज अजीज साहब की ज़ेरे सदारत एक कमेटी बनी जिन्होंने रेकमेंड किया कि आरजी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बना दिया। ठीक है कामरान भाई, एक ब्रेक हमने लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ ही रहिए। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो हमने देखा कि ओपोजिशन ने अपना जो नैरेटिव है खासतौर पे जीबी इलेक्शन कैंपेन को लेकर वो लिंक किया कश्मीर के साथ, और जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे जो इक़दाम हुए और कश्मीर के सौदे और इस किस्म के नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की, जो कि कौमी जो हमारा एक नैरेटिव है उसके खिलाफ है व्हाट आई वुड से। लेकिन इस पर मैं बात करूंगा, इस पर आपकी क्या राय है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लिंक करते हैं दोबारा से वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे, यही आज की बड़ी खबर भी, और कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे जरा तज्जिया ले रहे हैं। ये जो अपनी सियासत के लिए कौमी सलामती के जो मामला हैं कामरान यूसुफ साहब, खासतौर पे कश्मीर का मामला है, पहले भी अपोजिशन अपने जलसे जुलूसों में कहती रही है कि जी हुकूमत ने कश्मीर बेच दिया, और ये पहले भी होता रहता है ऐसी बातें, और अब इसको जीबी से लिंक करना इस नैरेटिव को, इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से? देखिए ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि पहले कम से कम हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि सियासी माजराई चलती रहती थी, लेकिन जो कौमी नौयत के मामलात हैं, वो कश्मीर का मामला हो, कम से कम उसके ऊपर इत्तेफाक राय होता था। लेकिन हालिया सालों में हमने देखा है कि उसके अंदर इत्तेफाक राय नजर नहीं आता। जो हमारे जो डोमेस्टिक मामलात हैं और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इशूज हैं या कौमी नौयत के मामलात हैं, उसमें आपको तफरीक नहीं करता। मतलब नारे लगते हैं कि यार, कभी किसी को आप गद्दार कहते हैं, कभी कहते हैं आपने कश्मीर पे सौदा कर दिया, और उसकी बहुत बड़ी वजह ज़ाहिर है कि अपोजिशन जमातें बिल्कुल एग्रेसिवली तो कर रही हैं, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है मेरे ख्याल में शायद पीटीआई के सपोर्टर्स को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रवैया उस हवाले से ठीक नहीं है, इस लिहाज से क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हुए जहां पर उन्हें चाहिए था कि वो अपोजिशन को एतमाद में लें। कश्मीर का आर्टिकल 370 वाला वाकया हुआ, बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, बहुत से ऐसे वाकयात हुए। माजी में हमने देखा जब इस तरह के मामलात होते थे तो जितने भी सियासी इख्तलाफात हों, जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती थी, कम से कम एक एपीसी बुला के अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लेते थे। लेकिन इस हुकूमत ने एक भी ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई इस अहम मामले के ऊपर। उनका बयानिया यही रहा क्योंकि ये एनआरओ मांगते हैं तो इसलिए हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। देखने वाली ये बात है कि अगर इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर देखें तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दो बहुत बड़ी जमातें हैं। चले उनके लीडर्स पर करप्शन के इल्जामात है, क्या वो तमाम के तमाम लोग करप्ट हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हुकूमती वक्त का मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, सियासी फिर रीजन क्या लगती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत जितने भी लोग हैं वो एतमाद में क्यों नहीं लेते ऑपोजिशन को, जिसकी वजह से इतना एक बैकलैश भी आता है, और ये बार बार वो ऑपोजिशन भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कहती है कि हमें कौमी सलामती समेत किसी भी मामले पे एतमाद में नहीं लिया जाता। रीजन क्या आपको लगती है? रीजन जो सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, वज़ीर-ए-आज़म एक ओहदा है, उस पर इमरान खान साहब बैठे हों, नवाज शरीफ बैठे हों या कोई भी शख्स बैठा हो, तो उस ओहदे की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अपनी एक अना है उसको सामने लाएंगे और जो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभाएंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेशक उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं है, वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि मैं ऑपोजिशन की जमातों के साथ, बेशक वो कौमी नौयत के मामला तो उनके साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब उनके साथ मैं बात करूंगा तो वो मेरे साथ बारगेन करेंगे कि आप हमारे केसेस वापस ले लें। मेरे ख्याल में ये रवैया किसी भी तरह से ठीक नहीं है। जो बेशक वो डिमांड करते हैं, जो मर्जी उनका है, लेकिन हमें एक मैसेज जो कौमी नौयत के मामला पर वो एक मैसेज जाना चाहिए। लेकिन अफसोस ठीक है। अच्छा कामरान, चूंकि वक्त कम है, पीडीएम के जलसे अभी भी जारी हैं, पेशावर, मुल्तान, आगे लाहौर, पूरी कैंपेन तैयार है, उसका स्केड्यूल आया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद आप पीडीएम के बयानिए पे इसके क्या असरात देख रहे हैं जो रिजल्ट्स आए?
मेरे ख्याल में बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बात मत भूलें कि जीबी के इलेक्शंस में और जो पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत फर्क है। तो मेरे ख्याल में वो बयानिया उनका उसी तरह से रहेगा, और जिस तरीके से अगर वो कह रहे हैं कि धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं तो शायद उसके अंदर और तेजी आ जाएगी। लेकिन एक इसके अंदर कैच जरूर है कि पीपल्स पार्टी जाहिर है कि दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है जीबी के अंदर, तो ये ऐन मुमकिन है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई एडजस्टमेंट हो जाए, कोई कोalition गवर्नमेंट बन जाए। अच्छा। तो अगर इस ऐसी सूरत होती है तो फिर जाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी है उसके बयानिए में पहले ही थोड़ा सा फर्क है, वो डिस्कस करते हैं पीएमएलएन से, तो उसके अंदर और भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे फ्यूचर जो गवर्नमेंट बनती है उसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल होता है, क्या वो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं या फिर अगर पीटीआई उनको ऑफर करती है कि वो एक मखलूत हुकूमत में शामिल होते हैं, तो ये उसके ऊपर बहुत हद तक दारोमदार है इसकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल इलेक्शन जो प्रोसेस हुआ है, कल कुछ इक्का दुक्का वाकयात हुए, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चैनल ने रिपोर्ट किया, एक चैनल की किसी एंकर के साथ भी कुछ वाकया हुआ वहां पे, पूरी टीम के साथ। तो इस ओवरऑल जो अरेंजमेंट थे इलेक्शन कमीशन के, इस पे आपकी क्या राय है? इससे मुतमईन है आप बीइंग एन एनालिस्ट? देखिए, जो वाकया पेश आया बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है। कोई भी सहाफी किसी भी चैनल से उसका ताल्लुक हो, जाहिर है कि वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहा है और किसी भी जमात को ये नहीं देता कि वो इस तरह की हरकतें करे। ओवरऑल मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव यहाँ पर रही। अगर आप देखें डीजी ISPR और फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि जीबी में थ्रेट भी थी भारत की तरफ से कि सब कर सकते हैं। तो उस एनवायरनमेंट को देखें तो मेरे ख्याल में बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों का इस इलेक्शन के ऊपर एतमाद है, जिस तरीके से इतने ठंड में वहां पर वो वोट डालने के लिए निकले हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी जमहूरियत के लिए एक बात है कि लोगों को कम से कम इसके ऊपर एतमाद है कि जो भी तब्दीली लानी है वो वोट के जरिए लानी है। तो मेरे ख्याल में ये मैं आपकी इजाजत से एक और बड़ा अहम नुकता है मुझे, जो कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान नजर आई स्क्रीन पे, तो एक सवाल मुझे याद आ गया। उन्होंने पहले ही ये बात कर दी कि शायद मरियम नवाज की हिकमत अमली के मुताबिक जो नून लीग की जीतने वाली उम्मीदवारान है वो शायद हलफ ना उठाएं, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, उन्होंने कहा है। आपको क्या लगता है, ये ठीक है? गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लग रहा है? और अगर ये होगा तो इसका क्या असर होगा कामरान? मेरे ख्याल में इट इज टू अर्ली उनकी तरफ से धांधली के इल्जामात तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, क्योंकि 2 सीटों पर तो वो कामयाब हुए हैं। तो टोटल कुल हैं ही 24 सीटें। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि उनको जो लोग जीते हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। जाहिर है कि वो भी जिन हलकों से जीते हैं, तो अगर आप मैदान खाली छोड़ देंगे तो जाहिर है कि जो उनके हल्के के लोग हैं उन पर एक मनफी असर पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि क्या वो मैदान के अंदर रह के ही मुकाबला करेंगे या फिर मौलाना फजलुर रहमान वाली पॉलिसी है ना कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, कि हम बिल्कुल हल्फ नहीं देते। लेकिन शायद अगर ये हल्फ नहीं लेंगे तो उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सीटें सिर्फ 2 ही हैं। तो लेट्स सी के पीएमएलएन की क्या ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच कामरान यूसुफ साहब, आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया, अपना तज्जिया दिया। चूंकि अभी सरकारी नताइज आएंगे, हम आपको इस हवाले से भी अपडेट करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है जी। बिल्कुल, और लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। 2 साल में जो पंजाब और दीगर जगहों पे हो रहा है, अगर वैसा कुछ करेंगे तो शायद फिर लोग नाराज हो जाएंगे। थोड़े परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट होगी तो कुछ फायदा हो सकता है इसका। ब्रेक ये तो ओवरऑल यही सिचुएशन है। चलिए जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक से पहले कह रही थी मैं नहीं करी हुआ, तो मेरा दिल कर गया। अच्छा, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? एंजॉय करें एक्सप्रेसो को, आई होप कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और वैसे एक अच्छी खबर भी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कोरोना के हवाले से हम डिस्कस करना चाह रहे थे। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर है, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी डिस्कस कर रहे थे। आसपास के लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है सेकेंड वेव। फाल केसेस और अमवात की शरह अनफॉर्चुनेटली मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत इसके लिए इकदाम कर रही है और अवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी जारी है, लेकिन अवाम अमल कर नहीं रहे। बिल्कुल, इसके साथ साथ तालीमी इदारों की बात की जाए तो उसमें भी कोरोना तेजी से सर उठा रहा है। मुतासरा तलबा की जो तादाद है वो बढ़ने से कई तालीमी इदारे बंद भी कर दिए गए हैं। लाहौर की सरकारी और मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 5 यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पॉजिटिव केसेस सामने आए और कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जो सूबाई वज़रा है उनका अहम इजलास आज दिन 11 बजे हो रहा है। इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफकत महमूद साहब, वो सदारत करें इस इजलास की और ये फैसला किया जाएगा कि तातीलात जो है मौसम सरमा की वो कबल अज़ वक्त करने की है और उनका दौरानिया बढ़ाने के हवाले से मुशावरत होगी और उसके बाद अनाउंसमेंट की जाएगी कि जो इदारों में केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको बंद किया जाए या क्या सूरत हाल पेश नज़र हो। क्योंकि पेरेंट्स अच्छे खासे वरिड है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको किस तरह से, क्योंकि बच्चों से SOPs बरामद कराना
ये थोड़ा बिल्कुल। और हमारा पोल भी इसी हवाले से आप जरा हमें बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, हम करते रहते हैं, अभी भी हो रहा है कि आप क्या समझते हैं, क्या तालीमी इदारे बंद हो जाने चाहिए? और शफकत महमूद साहब ने ये कहा है कि जहां पे भी जिस इदारे में 2 केसेस सामने आएंगे ना, यानी कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले को लेकर, जहां पे भी 2 केसेस सामने आएंगे वहां पे उस तालीमी इदारे को बंद कर दिया जाएगा। सो अल्लाह रहम करे, बेहतर करे, अल्लाह से भी दुआ करें। और थोड़ी स्ट्रेस की बातों से निकल के जरा खुशी की बात पे आते हैं, और वो खुशी की बात ये है कि कल लाहौर कलंदर्स, मुल्तान वालों के लिए नहीं है खुशी की बात, मेरे लाहौर वालों के लिए तो है, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का फाइनल होने वाला है। और मैं कल भी जब मैच लगाते हैं इस तरह, और फिर हम इस पे डिटेल डिस्कशन वैसे आई वांट लाहौर टू विन, है ना। लाहौर अच्छा, वैसे अनएक्सपेक्टेडली दोनों टीम्स पहली बार फाइनल में पहुंची है ना, कभी कराची पहुंचेगी ना कभी लाहौर। लाहौर तो मतलब, अच्छा कराची भी पहले नहीं पहुंची, हाँ नहीं पहुंची, और लाहौर तो मतलब बिल्कुल ही बेचारी शुरू में ही गायब हो जाती थी, लेकिन इस बार लाहौरी बहुत खुश थे। और मैं कल सारे सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा स्टॉक करी थी लोगों को, तो सबकी यही ठीक है जी, लाहौर वाले फाइनल्स में आ रहे हैं। अच्छा, लाहौर की जो दिलचस्प बात है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इस दफा, पहले भी बना था उनका मार्च हाँ, में बना हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब कराची इज नॉट कमिंग स्लो एज वेल। कराची किंग्स कभी जीते नहीं है, सबसे महंगी पीएसएल की टीम है और सबसे बड़ी टीम भी मैं कहूं, अगर प्लेयर्स के काउंट की वजह से तो गलत नहीं होगा, लेकिन शायद लाहौर किसी से कम नहीं है। सारी बातें आप छोड़ दें, बस अब हम ब्रेक ले लेंगे। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। फाइनल के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे और आपको बताते रहेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस पे हम बात भी करते हैं। और सोशल मीडिया पे पता है जो सबसे मजे की बात होती है, वो जो मीम्स बनती है ना, जब कोई, और कल जो एक हारिस रऊफ ने बॉल किया और शाहिद आफरीदी को पहली गेंद पे बोल्ड करके माफी मांगी, खत्म हो गया। अभी हम आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ी सी हम तो एक्साइटेड हो गए हाँ मैच को लेके, लेकिन हमने एक ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारा सेगमेंट चलने वाला है निकले तेरी तलाश में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। केटू कहानी की इस किताब में सर एक वाकया मिलता है एक लड़की के हवाले से। एक फॉरेनर लड़की है जो कि ऊपर से नीचे उतर रही है, यानी केटू से वापस आ रही है और आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप उस लड़की के हुस्न की तारीफ करते हैं और बड़े खूबसूरत जुमले आपने बोले, और वो लड़की जो थी वो बिल्कुल भी हसीन नहीं थी, आपने ये भी लिखा है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, मतलब जिसने भी केटू कहानी पढ़ी हुई है उसको ये याद रह जाता है हमेशा के लिए। ये वाकया बड़ा पावरफुल और बड़ा ताकतवर इसका इम्प्रेशन है। मैं चाहूँगा कि इस पर अगर आप थोड़ी सी बात कर लें। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और जनरली मेरा ये वतीरा रहा है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियों से हमकिनार किया, मुझ पे करम किया। मैं एक बेवकत शख्स था और मुझे वक़्त दी, तो मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लोगों में भी कुछ खुशी बांटूँ, और उनकी ज़िंदगी को अगर मैं बेहतर बना सकता हूँ, माली तौर पे तो नहीं बना सकता, लेकिन अपने लफ्ज़ से, अपने हर्फ से, अपनी तारीफ से, अपनी अभी मॉल्टन पार्क में 2-3 लोग मुझे मिलने आ जाते हैं। डेफिनेटली चंद एक को शिकायत भी होगी, उस वक्त मेरा मूड ख़राब होगा, वो समझते हैं कि ये हम वक्त उसी मूड में रहते हैं। तो बहरहाल, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपनी अपीयरेंसेस के ऊपर जो टेलीविज़न किए, या जिस तरह मैंने अर्ज़ किया किताबों के हवाले से, लोगों की ज़िंदगी जितने दुख हैं उनके मैं शरीक हो सकूं, और उनका मदावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो ज़ख्मों के लिए हरफों की मरहम तो है, वो मैं लगा सकता हूँ। तो हुआ ये था कि ये जो मैदान था एक, वहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे, शाहिद साहब मेरे साथ थे। तो दूसरी तरफ से यानी केटू की जानिब से, यानी वहाँ से केटू को 6-7 मंजिलें दूर था अभी, लेकिन उधर से रास्ता तो एक ही ना। वहाँ से मैंने देखा कि एक खातून आ रही है, गोरी है, उसके साथ उसका पाकिस्तानी गाइड है। तो वो जब आए तो हेलो हाय तो ज़ाहिर होता है कि भाई अरसे के बाद आप किसी को मिलते हैं। तो वो गाइड ने मुझे पहचान लिया, तो उसने इंट्रोडक्शन भी करवाया कि ये हमारे मुल्क के मतलब वगैरह वगैरह। तो वो मुझे कहने लगी, वो भी बैठ गए वहीं पे। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे पूरे ट्रिप में मैं गई हूँ केटू, मतलब बेस कैंप तक गई हूँ, मुझसे अकेली गई, तन्हा, बहादुर लोगों से, तो मुझे और कोई पाकिस्तानी रास्ते में नहीं मिला। तो आप किस तरह आ गए? तो मैंने कहा कि दरअसल मैंने एक बहुत पुराना सफ़रनामा पढ़ा, बहुत कदीम, इन खित्तों के बारे में, और उनमें
कुछ अजीबोगरीब जादुई बातें लिखी हुई थी, नाकाबिल यकीन। और उनमें एक बात ये भी लिखी हुई थी कि अगर आप अशकोले से केटू की जानिब, शाहगोरी की जानिब सफ़र करें तो रास्ते में एक ऐसा मैदान आता है जिसमें नीले रंग की झाड़ियाँ, और अगर आप उस मैदान में पहुंच जाएं तो उस वक्त आपके सामने से दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की चली आ रही होगी। मैंने कहा मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, और वो बात सच्ची साबित हो रही कि मैं यहाँ आया हूँ और दूसरी जानब से तुम चली आए। अब वो जाहिर है कि भाई खूबसूरती के किसी मायार पे पूरी नहीं उतरती, मैं तफसील में नहीं जाना है, लेकिन उसके चेहरे का रंग, जब मैंने उसे कहा कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, और वो सच साबित हुआ है, आई हैव सीन यू एंड दैट्स व्हाई यू केम हियर, तो उस एक तगय्युर रूनुमा हुआ, एक बेयकीनी भी कि शायद ये शख्स झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके साथ एक यकीन भी कि हो सकता है ये सच कह रहा हूँ। तो जब वो चली गई तो मेरे साथी ने पूछा, कहने लगे तार साहब को खुदा का वास्ता है, कोई लिमिट होती झूठ बोलने की, ये आपने क्या उसे कहा है? तो मैंने उसे कहा था, शायद मैंने लिखा भी है, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। मैंने कहा देखो, इस लड़की को मेरा ख्याल है कि आज तक किसी ने खूबसूरत नहीं कहा होगा, और जाहिर है कि एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी होती है, चाहे वो वेस्टर्न ही हो। लेकिन जो कुछ मैंने कहा आज, ये कल सुबह जब आईना देखेगी तो ये आईने से कहेगी कि आईने तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि मुझे केटू के रास्ते में एक फातरुल हक बूढ़ा मिला था और उसने मुझे कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो उसकी ज़िंदगी इस कमेंट की वजह से बेहतर हो जाएगी। तो क्या बेहतर नहीं है कि एक छोटा सा एक एग्जैजुरेशन कह लें आप ये जनरली मैं अप्लाई करता हूँ, तमाम लोगों पे करें। कोई राइटर मेरे पास आता है नया लिखने वाला, कई लोग कहते हैं कि जो बेशुमार तारीफ़ करते हो यार, वो तो मैंने कहा वो डिज़र्व करता है, हो सकता है। और ये बात मैंने बाबा ज़हीर कश्मीरी से सीखी। एक किताब थी किसी शायर की, तो उसके ऊपर उनका फ्लैप पढ़ के मैंने वो किताब ख़रीद ली, और वो बहुत बुरी शायरी थी। तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा जी ये आपने क्या किया? तो कहने लगे देखो, जब तुम किसी मुकाम पे पहुंचोगे, अभी हमारा आगाज़ था, तो ये याद रखना कि कभी तुम भी मतलब एक छोटे से राइटर थे और किसी न किसी ने तुम्हारी पीठ थपकी, तुम इतने अच्छे नहीं थे जितना तुम्हारे बारे में लिखा गया। तो इसी तरह जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी बहुत तौसीफ़ करता हूँ, उनकी शायरी की या उनकी नसर की, क्योंकि मैं वो फूंक मारता हूँ उसमें, चाहे रात। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो का सेकेंड आवर शुरू हो चुका है और हमारा एनर्जी लेवल अभी भी बरकरार है। अभी बरकरार है, बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह टिल द एंड। और अब देखते हैं हम निकले तेरी तलाश में हमारे सेगमेंट का दूसरा हिस्सा। अच्छा अर्दुक, इससे आप आगे जाते हैं और आप कंकोडिया पहुंचते हैं, और कंकोडिया में जिस दिन आप पहुंचते हैं उस दिन आपको केटू नज़र नहीं आता, ऊपर बादल हैं, उससे अगले दिन नज़र आता है। तो दो चीज़ें, एक तो कंकोडिया पहुंचना कैसा था और इसको कंकोडिया क्यों कहते हैं? कंकोडिया यानी वो जगह जहाँ इज्तिमा होता है, और बुनियादी तौर पे पेरिस में कंकोडिया नाम का एक चौक है, वहाँ मैं जा चुका हूँ। वह सिर्फ इसलिए कंकोडिया कहलाता है कि मुख्तलिफ शाहराएँ या सड़कें उसमें आके मिलती हैं। तो इस जगह को कंकोडिया इसलिए कहा गया कि मुख्तलिफ ग्लेशियर्स जो है वो वहाँ पे आके मिलते हैं। तो बेसिकली जो है केटू की मतलब खूबसूरती यही है कि बाकी पहाड़ आप कहीं से भी देख लेते हैं, एवरेस्ट भी वो 2-3 रोज़ पहले नज़र आ जाती है, नांगा पर्वत तो सड़क के किनारे अपना मतलब तख्त बिछाए बैठी है, राकापोशी ज़ाहिर है वो तो झांक रही है ऊपर से आपके। केटू वाहिद माउंटेन है जो पोशीदा।
यानी जब तक आप उसके दामन में नहीं पहुंच जाते वो दिखाई ही नहीं देती। चुनांचे उस रोज़ जाहिर है कि बादल थे, अगली सुबह फिर हमने दीदार आम किया। आप के हवाले से सर कुछ लोगों को गिला ये है कि जो लोकल नाम था केटू का, चौगोरी उसको कहते थे, आपने उसको शाह गोरी किया और शाह गोरी से मतलब लोगों का तासुर यह है कि आपने बाकायदा जो नाम था ओरिजिनल उसको बिगाड़ दिया है और अब बहुत सारे लोग क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यह असल में चौगोरी है, उन्होंने उसको शाह गोरी ही कहना शुरू कर दिया। एक्चुअली इसको केटू कहा गया और केटू कहने की वजह यह है कि जिस शख्स ने यहाँ पे सर्वे किया हाइट्स का, उसके ख्याल में सबसे जो ऊंची चोटी थी ये कि उसका नाम उसने K1 रखा और K1 से K7 तक मुख्तलिफ चोटियों को उसने मार्क किया। बाद में जब इंस्ट्रूमेंट बेहतर आए तो मालूम हुआ कि जिसको उसने K2 कहा है बेसिकली K1 है, वो सबसे ऊंची चोटी तो वो है, लेकिन तब ये नाम बदला नहीं जा सकता था, K2 के नाम से मशहूर हो गया। और हमेशा एक वो नाम होते हैं जो बाहर फॉरेनर्स आके रखते हैं जी। और एक वो नाम होते हैं जो सदियों से जो उसके साए में उस माउंटेन के रहते हैं वो उसे पुकारते हैं। मतलब एवरेस्ट का नाम भी तो एवरेस्ट नहीं है, एवरेस्ट का नाम भी चुंगमुंग ला टाइप है। अच्छा, तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने वो उसका जो लोकल नाम है वो चगोरी। जी। अच्छा, चगोरी भी शायद बर्फ़ों के हवाले से कोई नाम है कि बर्फ़ों की मलका या वटेवर, उस हवाले से मुझे वो शाह गोरी अच्छा लगा। तो क्योंकि वो गोरी भी है, बर्फ़ों की से ढकी हुई है और गोरी वाली खूबसूरती भी है और शाह से मुराद मलका भी है। शाह गोरी मैंने उसे लिखा, उसका स्टार्ट ही K2 कहानी का होता है कि कल शब मैंने शाह गोरी को ख्वाब में देखा। अब ख्वाब में जो चीज़ नज़र आए उसका नाम तो ख्वाबनाक ही होगा ना, वो ना K2 हो सकता है ना चगोरी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे मसला ये हुआ कि बहुत से लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया, उसको शाह गोरी कहना शुरू कर दिया। इस पे इतराज़ जो टेक्निकल लोग थे उन्होंने किया कि तार साहब ने इसका नाम बिगाड़ दिया। तो उनसे गुजारिश ये है कि आप जो मर्जी उसे पुकार लें, अब वो मेरी महबूब भी है तो मैं चाहे उसे जिस नाम से पुकारूं वो मेरी मर्जी, आप ना पुकारें उसे। हमारी हुकूमतों की ज़ाहिर प्रायोरिटीज़ और रही हैं, ऑब्वियसली इक़्तिदार की प्रायोरिटीज़ और होती हैं, हम जैसे ख्वाब देखने वालों की प्रायोरिटीज़ और होती हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और वो वहाँ ऊपर बैठे। द डिफरेंस इज़ देयर। लेकिन कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान में मसलन माउंट मैकिनले है अमेरिका में, वो शायद जो हाईएस्ट माउंटेन इन अमेरिका, अब उसको भी मुकामी नाम दिया गया, वो शायद 20-21 हज़ार है। पाकिस्तान में 20 हज़ार की बुलंदी की सैकड़ों नहीं, मतलब सैकड़ों ना होंगी, लेकिन उनको 50-60 चोटियाँ हैं जो बेनाम हैं, उनके नाम ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे 26-27 हज़ार फुट की बैठे हो देव हैकल माउंटेन, तो वहाँ बेचारी 20-21 हज़ार वाली को दरखुरे इतना नहीं समझते। और जो चंद एक हैं उनके नाम अंग्रेज़ों ने खुद रख दिए। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो हम टर्बिया मतलब माउंट कैनेडी है वहाँ पे अमेरिका में, कैनेडी के नाम पे दिए, ठीक है। इसी तरह हमें जो है अपनी माउंटेन्स उनको रीनेम करना चाहिए, अपने कौमी हीरोज़ जो हैं उनके हवाले से उनके नाम रखने चाहिए, अपने राइटर्स के हवाले से, मुसव्वरों के हवाले से। मैं राइटर्स सजेस्ट कर सकता हूँ जिनके नाम से वो रखी जा सकती हैं, मुसव्वर कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो बहुत अहम, आपको पता है कि हमारे नॉर्थन एरिया में कमाल के माउंटेनियर्स, नज़ीर साबर का मैंने अभी नाम लिया है, अब वो समीना बेग भी है, बड़ी अच्छी लड़की है, वो बहुत जगह उसने किया है, सतपारा के हैं, अली सतपारा वगैरह, अशरफ अमान है, कर्नल शेर खान है, बहुत सारे फेमस माउंटेनियर। तो भाई उन चोटियों के नाम आप इन नज़ीर साबर की एक चोटी क्यों नहीं हो सकती, अशरफ कोई और 20-21 हज़ार फुट, और वो बेनाम पड़ी, और उनके अगर आप नाम रख देंगे तो ये जो हमारे हीरोज़ हैं वो एक उनका एक परमानेंट रेफरेंस बन जाएगा तारीख।
अच्छा सर, आप कंकोडिया में होते हैं, कंकोडिया से आप K2 बेस कैंप जाने की भी एक कोशिश करते हैं, और बेस कैंप अगर हम कंकोडिया से बेस कैंप तक का सफर को 100 तस्वुर कर लें तो आपने तकरीबन कितने फीसद जी तक ये सफर किया है, यानी बेस कैंप तक कितने फीसद तक गए थे आप? हम तकरीबन 30% गए। अच्छा, हमारा पहले ये ख्याल था कि हम ब्रॉड पीक के बेस कैंप तक जाएं, पहले ब्रॉड पीक का आता, लेकिन जब हम चले हैं तो वो कुछ मुश्किल था काम, और हमारे पास, हम टेक्निकल तो थे नहीं, हम तो मियाँ साहब कहते थे ना कि फाड़ियाँ दा रब गाड़ी। अब फाड़ी से मुराद है कि जो बिल्कुल बेवकूफ़ से लोग होते हैं ना, तो उनकी जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है, वो रब चलाता है। तो हम ऐसे ट्रैकर थे या माउंटेनियर थे, हम तो फाड़ी थे बिल्कुल, हमें तो कुछ पता नहीं था, हम तो बस अल्लाह का नाम लेके, वो सिर्फ जज्बा था, शौक था, जुनून था, लेकिन टेक्निकली तो हम बिल्कुल आगाह नहीं थे। चुनांचे हमारे पास रस्से भी नहीं थे, और दरारें बहुत थी ग्लेशियर में। और दूसरी चीज़ जो हमें बहुत खौफनाक लगी वो ये थी कि छोटे छोटे तालाब थे, ग्लेशियर तालाब, और वो बर्फ़ में ही थे, और 2-2, 3-3 फुट पानी होगा। तो हमें बताया गया ये सबसे ख़तरनाक ये है, इसलिए कि अगर आप इसमें गिर जाते हैं तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिसलनी होती है, बर्फ़ साइड भी बर्फ़ है ना सारी, और वो स्लोप होती है, तो उसके ऊपर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। ऊपर वाला आदमी जो है वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो फिसलन है। तो विद इन 2 मिनट्स उन तालाबों में आपकी डेथ हो जाती है, यू फ्रीज टू डेथ। तो थोड़े से हम डर भी गए, तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए, और ये ज़रूरी नहीं था कि हम हाथ लगा के आए हैं और ये वो, हमने देख लिया, दिल शाद किया और आ गए। अच्छा सर, आखिर पे आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस स्कर्दू आते हैं, और इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लोगों की आरा भी पढ़ी। कुछ लोग ये समझते हैं कि आप अपने साथियों को, जिन साथियों के साथ आप गए थे, ट्रैक किया, उन साथियों को आप छोड़ के वापस आ गए। एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि एक हेलीकॉप्टर जिसने आपको स्कर्दू वापस लेके गया था, उसी हेलीकॉप्टर ने आपको K2 बिल्कुल बहुत ही करीब से दिखाया। गो कि आप वैसे बेस कैंप तक नहीं पहुंचे, यानी कंकोडिया तक रहे, लेकिन उसने आपको K2 का दीदार जो है वो बिल्कुल करीब तरीन से। ये कुछ आपको पहले हल्का सा भी आइडिया था कि इस तरह कोई हेलीकॉप्टर आएगा और आपको K2 का दीदार भी करवा देगा और स्कर्दू भी वापस ले जाएगा? नहीं, वो मैं अर्ज करता हूँ, मुझे किसी ने बताया कि आर्मी के हेलीकॉप्टर वहाँ पे रेगुलरली जाते हैं, और अगर आप वहाँ पे उनसे लोकल आर्मी से दरख्वास्त करें तो वो आपको वापस ला सकते हैं, ये वो करते रहते हैं। तो मैं स्कर्दू में जो कोई कमांडेंट थे या क्या ब्रिगेडियर साहब थे, उनसे मिला, तो उनसे मैंने कहा कि जी अगर ये मुमकिन हो सके, उन्होंने वादा नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमारी रेगुलर वहाँ पे नहीं हेलीकॉप्टर जाते, बाहर तौर मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इसकी उम्मीद ना रखिएगा। गुड इनफ, मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि वापस उसी तरह आऊँ। तो वो हेलीकॉप्टर आ गया। अब हेली आना कंकोडिया में मतलब है कि क़यामत आने के मुतरादिफ है, जिस तरह खलबली मच जाती है और सारा कुछ। तो वो उन्होंने कहा जी एक बंदा वो उठाएंगे, हेलीकॉप्टर था ही मच्छर सा, और उन्होंने कहा कि जी वो हेलीकॉप्टर का वो बंद नहीं करेंगे उसका इंजन, क्योंकि वहाँ फ्रीज हो जाता। अच्छा। तो उस हेलीकॉप्टर में एक उनका नेविगेटर था, एक पायलट थे, साथ मैं बैठ गया, हम 3 थे। अब बाकियों को जो अगर मैं छोड़ आया तो वो बैठ नहीं सकते थे उस हेलीकॉप्टर में। और दूसरा आप समझ लें कि बुलंदियों पे जब आप थक जाते हैं, आपको घर याद आ जाए, तो आप थोड़े से कमीने हो जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं। ये इंसानी खसलत है, और मुझ में ये कूट कूट के खसलत भरी हुई है। लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो वहाँ से वो छोटा हेलीकॉप्टर जो था, वो मैंने अभी बताया कि वो बहुत मेहरबान पायलट थे, तो उन्होंने मुझे पहले चोगलीज़ा दिखाई, पूरा उन्होंने कंकोडिया दिखाया, फिर K2 के इर्द गिर्द उन्होंने सारा वो पूरी उन्होंने सैर कराई, और उसके बाद गोरेवान है, वहाँ पे छावनी है इनकी, वहाँ पे ड्रॉप किया, क्योंकि वो सिर्फ गोरेवान से जाता, छोटा हेलीकॉप्टर था ना, वहाँ से बड़ा हेलीकॉप्टर जाता था। वहाँ पे मैंने रात गुजारी, और मुझे बड़ा एक खुशगवार तजर्बा हुआ कि वहाँ पे जो ऑपरेटर बैठे हुए थे, जो कम्युनिकेशन का इनका सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि जी हमने इत्तला की है आपकी आमद की कि आप यहाँ पे हैं। तो मुझे बकार कम से कम 4-5 चौकियों से इन्विटेशंस आई
पाकिस्तानी जो बुलंदियों पे बैठे हुए थे, और उन्होंने इतनी मिन्नत समाजित की कि सब आप हमारे पास आए, हम हेलीकॉप्टर का अरेंज कर देते हैं। और जाहिर है कि भाई मेरे लिए मुमकिन ना था, और उन्होंने एक चीज़ जो कही, और मैं इस पर फख्र कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ सियाचिन में जो हम हैं बुलंदियों में बैठे हुए, तो हमारी वाहद रफ़ाकत आपकी किताबें, तो इसलिए हम आपके शुक्र, मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मुझे कोई बड़े से बड़ा भी इनाम मिले तो शायद इतनी खुशी ना हो कि ग्लेशियर के जो है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे तन्हा बैठे हुए फौजी वो मेरी किताबों के हवाले से एट होम फील करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे वो पहले फ़ोन आया ये कंबोडिया, तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल कुछ करेंगे, मतलब हेलीकॉप्टर का, तो वो यूजुअली इस्तेमाल होता है, हर एक के लिए इस्तेमाल होता है कि आप तो हमारा कौमी सरमाया है। तो मैंने कहा जी ये अगर हेलीकॉप्टर ना आया, 2-3 दिन मुझे यहाँ रहना पड़ा, तो ये कौमी सरमाया मुंजमद हो जाएगा, तो इसलिए इससे पहले इसको कैच करवा लें। तो बहरहाल वहाँ से बड़ा हेलीकॉप्टर आया है। इस दौरान मेरे दोस्त वो थे ट्रैक करके वहाँ पहुँच चुके थे, और उन चंद एक, तो अगले रोज बड़े हेलीकॉप्टर पे हम सवार होकर दासू तक पहुँचे। कहते हैं कि आज़म बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आपके हौसले को कम नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ हौसला एक ऐसी शख्सियत का है। शख्सियत कहते हुए अजीब लगता है क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ 15 साल है, और ऐसी बच्ची से मुलाकात कराने जा रहे हैं एक्सप्रेसो में हमारे तमाम देखने वालों की, जिनका नाम मलाइका है, और वो काम के लिहाज से भी बहुत ही बुलंद है, बहुत ही अजीम है। बॉक्सिंग खेलती हैं, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं, अपने बलोचिस्तान का नाम तो रोशन कर ही चुकी हैं, और मोहम्मद अली की तरह रंग में अपनी सलाहियतों के जोर दिखाकर बॉक्सिंग की दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है। हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ मलाइका जाहिद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलाइका कि आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कोयटा से आपका ताल्लुक है और बॉक्सिंग के खेल में आने के लिए आपने काफी मुश्किलात का सामना ऑब्वियसली आपको रहा होगा। हमें पता चला है कि आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने बाल भी कटवा लिए थे और लड़कों का हेयर स्टाइल अपनाया था। क्यों? नाज़रीन में भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको इतना ज्यादा शौक था कि आपने अपना अटायर ही चेंज कर लिया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका जाहिद है और मेरा ताल्लुक कोयटा से है। जी, जब मैं छोटी थी तो मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मैं बाबा के साथ ग्राउंड जाती थी, वहाँ पर उनके साथ फुटबॉल खेलती थी, वो ट्रेनिंग करते थे, उन्हीं की तरह ट्रेनिंग करती थी। फिर कभी कभार कज़न्स वगैरह आते थे, उनके साथ जाती थी ग्राउंड, क्रिकेट खेलती थी, बैडमिंटन, फुटबॉल वगैरह ये सब खेलती रहती थी मैं। फिर जब मैंने टीवी में एक बॉक्सिंग की फ़ाइट देखी आमिर खान की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बाबा से कहा कि मुझे भी ये खेलनी है, तो फिर बाबा ने कहा कि मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा। फिर उन्होंने मुझे एकेडमी में एडमिशन करवाया। मैंने वहाँ पर जो मेरे उस्ताद थे सराता मोहम्मद, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। वो मुझे बेटियों की तरह ट्रेनिंग करवाते थे, मेरे साथ बहुत ताउन करते थे। तो चूँकि शुरू में तो गर्ल्स नहीं थी, मैं बॉयज़ के साथ ही ट्रेनिंग करती थी, और जो मेरी फाइट्स वगैरह भी होती थी वो भी बॉयज़ के साथ ही होती थी, तो मैं विन करती थी। फिर उसके बाद चूँकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो अब घर में मैं क्लब है, घर में मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। और बॉय कट, ये जो बॉय हेयर स्टाइल है मेरा बॉय की तरह, ये मेरा सिर्फ एक शौक है। मुझे शौक था, मैंने बाबा से कहा, तो उन्होंने, वो मेरी हर बात मानते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका ये शौक भी पूरा करूँगा। शौक भी होकर मुझे लगता है थोड़ी कन्वीनियंस भी होती होगी आपको खेलते हुए, छोटे बालों के साथ ये भी होता है। अच्छा, आपने इतने मेडल्स तो गले में डाले हैं इतनी छोटी सी उम्र में, एजुकेशन के हवाले से हमें बताइए, कहाँ पढ़ रही हैं, कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? जी, अब मैं पोस्टर कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल है पोस्टर कॉलोनी, उसमें पढ़ती हूँ, 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे भी मेरे साथ गर्ल्स बहुत फ्रेंडली पेश आती हैं, वहाँ की मैडम बहुत अच्छी हैं, टीचर्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। तो अब मैं पढ़ाई पे भी बहुत तवज्जो है, क्योंकि जैसे मैं स्टडी को, बॉक्सिंग को रखती हूँ, वैसे स्टडी को भी रखती हूँ। तो मैं स्टडी भी आगे तक जारी रखना चाहूँगी, और साथ ही बॉक्सिंग को भी इंटरनेशनल लेवल पे। जबरदस्त मलाइका, आपने अपना एक ख्वाब तो पूरा कर लिया, बॉक्सिंग रिंग में आ गई। अब नाज़रीन को ये बताएं कि आगे क्या इरादे हैं आपको, क्या बॉक्सिंग को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, अब तक जो मैंने फाइट्स वगैरह खेली हैं वो पाकिस्तान में खेली हैं, नेशनल लेवल पे खेली हैं। तो अब मेरा ख्वाब है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मोहम्मद वसीम के, पाकिस्तान के बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। उस्मान वजीर हैं, हुसैन शाह हैं, आमिर खान है, जैसे इन्होंने टफ ट्रेनिंग करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसी तरह
मैं भी टफ ट्रेनिंग करूं और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, जो बच्चियां आपको देख रही हैं, स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, बॉक्सर बनना चाहती हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, आप चूंकि एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी उन बच्चियों को? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग एक टफ गेम है। जब गर्ल्स में आती है तो उनको डर लगता है कि हमें चोट लग जाएगी, हमारा फेस खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो आती है तो अंदर से भी स्ट्रांग हो जाती है और वो जब स्पोर्ट्स खेलती है, स्पोर्ट्स जब स्पेशली बॉक्सिंग खेलेंगी तो उसमें उनमें खुद एतमादी पैदा होगी और जब वो सब हम मिलकर मेहनत करेंगे, हमारी एक टीम होगी तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम नो डाउट इट्स अ टफ जॉब। मलाइका, हम चूंकि कोयटा से आपका ताल्लुक है, कोयटा की बच्चियों की बात कीजिए तो स्पोर्ट्स की तरफ कम आती है, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स खसूसन बॉक्सिंग की तरफ आना चाहती हैं? मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक लड़की थी, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी तो गर्ल्स नहीं थी तो मुझे भी मुश्किलात होती थी। फिर मैंने उन सबको फेस किया। मैं घर से भी बहुत सपोर्ट था। तो जो गर्ल्स कुछ करना चाहती हैं उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी मेहनत करें और जो उनके अंदर टैलेंट है वो दिखाएं और फिर हम मिलकर पाकिस्तान को कोशिश करेंगे। सिर्फ मैं नहीं, जो आप में से कोई भी एक गर्ल होगी जो मेहनत करेगी और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा मलाइका, अगर कभी मुझे बॉक्सिंग की जरूरत पड़े तो आप मुझे बॉक्सिंग खेलना सिखा सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको कोयटा है, जैसे मुझे बॉक्सिंग का शौक हुआ था ऐसे आपको भी शौक हो गया। तो आप जब कोयटा आएंगी तो मेरे घर में क्लब है, हम मिलकर ट्रेनिंग करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी भी, फिर हम फाइट भी करेंगे। जब आप सीख जाएंगे फिर हम फाइट भी करेंगे और फिर एक टीम भी बन जाएगी। ओके मलाइका, इट्स प्लेजर सीइंग यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक्सप्रेसो की वैसे भी कोशिश होती है कि तमाम हिडन टैलेंट को दूर दराज से लेके आ जाए। कोयटा की मलाइका साथ थी। विश यू ऑल द बेस्ट मलाइका, एंड पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस बूरे वाला एक्सप्रेस की, जिनकी आज 49th बर्थडे है और उन्होंने कौमी टीम की कोचिंग के एज अ कोच भी फराइज सर अंजाम दिए। फर्स्ट टाइम वकार यूनुस बियर्ड उन्होंने रखी है तो डिफरेंट लग रहे थे कल, मैंने देखा भी कल बहुत मजेदार थे। सो आई लाइक इट। सो वकार यूनुस बूरे वाला एक्सप्रेस, हैव अ ग्रेट हैप्पी बर्थडे। और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है ना? ब्रेक? हाँ, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जी, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद। और अब बात करते हैं लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली साहब की, जिनका आज 123वां योम पैदाइश है। 16 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन 1897 को जिला होशियारपुर में पैदा हुए और आपने इब्तदाई तालीम अपने आबाई जिला से हासिल की और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA का इम्तहान पास करने के बाद कश्मीर गजट से अपने जो एक अखबार था उससे अपने करियर का आगाज किया। चौधरी रहमत अली ने HSN कॉलेज में लेक्चरार के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने इंग्लिस्तान से कैम्ब्रिज और डबलिन यूनिवर्सिटी से कानून और सियासत में आला डिग्रियां भी हासिल की। चौधरी रहमत अली की बात की जाए तो लफ्ज पाकिस्तान 1933 में होने वाली दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपना मशहूर किताबचा अभी या कभी नहीं में मुतारिफ करवाया। चौधरी रहमत अली की बात की जाए तो उनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने 1935 में कैम्ब्रिज से हफ्त रोजा अखबार जारी किया और उसका नाम पाकिस्तान रखा। 29 जनवरी 1951 को नमूनिया में मुब्तला होकर शदीद बीमारी की हालत में इंग्लैंड के एक मकामी नर्सिंग होम में दाखिल हुए और 3 फरवरी 1951 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। चौधरी रहमत अली का जिस्तिखाकी इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में जो है वहाँ पर उनको दफन किया गया और उनकी आज बर्थडे है तो हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। बात हुई कुछ चौधरी रहमत अली साहब के हवाले से और अब हेल्थ एंड फिटनेस की बात बिल्कुल, अब हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे तो हमारे साथ है जी राहीला अहमद और उनसे जानते हैं कि आज वो हमें हेल्थ एंड फिटनेस में क्या बता रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राहीला अहमद और फिटनेस के सेगमेंट में मैं हूं आपकी योगा ट्रेनर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में योगा के कुछ असारात बताऊंगी जो आजकल हर एक का मसला है, एंड दैट इज इंसोम्निया। बिल्कुल, नींद की बीमारी ये हर इंसान को लाहक है। 80% लोग नींद की इस बीमारी का शिकार हैं। चलें अब देखते हैं कि हम वो कौन से 5 आसान पोस्चर्स कर सकते हैं जिससे हमें बहुत अमेजिंग नींद आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर द फर्स्ट पोस्चर आपने इस तरह से सीधे खड़े होना है, अपने पाँव के अंदर एक पाँव का डिस्टेंस रखना है, आपने अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे करना है, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट करना है, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। इसको हम माउंटेन पोज कहते हैं और इसमें आपने 10 गहरे सांस लेने हैं। ये आपका पहला पोजीशन है। तो हम 3 गहरे सांस लेते हैं इस वक्त। सांस आपने सिर्फ नाक से लेना है, ये जरूर आप जहन में रखिएगा।
उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को वेस्ट पे रखेंगे, एक गहरा लंबा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए आप अपने राइट साइड को टर्न कर लेंगे और इधर आपने फिर दोबारा मजीद 10 सांस लेने हैं। आप अपने दोनों हाथों को सीधा भी रख सकते हैं इस तरह, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, गर्दन ढीली छोड़ दें और गहरे सांस लेते रहें। फिर उसके बाद आपने सांस अंदर लेते हुए वापस सेंटर में आना है और सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड को आपने टिल्ट कर लेना है। अपने बाजुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने हेड और नेक को बिल्कुल रिलैक्स करें। योर आई शुड बी सॉफ्ट, मुंह को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें और डीप ब्रीदिंग करें। फिर उसके बाद आप सांस अंदर लेते हुए वापस आएंगे और सांस बाहर निकालते हुए आप सामने को झुकेंगे। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड फोल्ड। बिल्कुल आप अपने बाजुओं को भी ढीला छोड़ दें, अपने सर को ढीला छोड़ दें, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और डीप ब्रीदिंग करें। अपनी पूरी तवज्जो अपने स्पाइन में रखें और इमेजिन करें कि एज इफ यू आर ब्रीदिंग अप एंड डाउन योर स्पाइन। यहाँ पे आपने जब 10 डीप ब्रेथ्स ले लेंगे, उसके बाद फिर हम आराम से अपने मैट के ऊपर बैठ जाएंगे और फिर हम लेट जाएंगे मैट पे। अपने पाँव को आपने बिल्कुल मैट डिस्टेंस अपार्ट खोलना है। अपने बाजुओं को आपने अपने जिस्म से 30 डिग्रीज के एंगल पे रखना है। फिंगर्स विल बी स्लाइटली कर्ल्ड इन। देन क्लोज योर आईज और अपनी पूरी तवज्जो अपने स्टमक में रखनी है और आपने बेली ब्रीदिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप अपने बेली को बाहर गुब्बारे की तरफ फुलाएंगे और सांस बाहर निकालते हुए अपनी बेली को वापस नीचे गिरने देंगे और इसी तरह आपने 10 सांस लेने हैं। उसके बाद आप दोबारा उठेंगे और अगर अब तक आपकी नींद आ चुकी होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको अब बहुत गहरी नींद में अब तक जा चुके होंगे, और अगर एक दफ़ा करने से नींद ना आए तो आप इसी सीक्वेंस को 3 दफ़ा दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपकी नींद कितनी इम्प्रूव हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमान हसन। अच्छा जी, अब बात करेंगे यौम बर्दाश्त की, यानी कि टॉलरेंस का आलमी दिन। इस दिन के हवाले से अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि मैं इनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। खैर, आलमी यौम बर्दाश्त है, आलमी दिन है जी बर्दाश्त का, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर तमाम दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसकी मंजूरी 16 नवंबर 1996 को जनरल असेंबली ने दी। और ये दिन पहली मरतबा 2005 में मनाया गया क्योंकि बर्दाश्त और रवादारी कुछ ऐसी सिफात है जिनसे इंसान नुमाया और आला शख्सियत का तासुर लेकर सामने आता है। इमरान, सुन रहे हैं आप ये? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। और आज चूंकि बर्दाश्त का आलमी दिन है, मैं तमाम उन लोगों को जो बहुत से अपने लोगों को रवैयों को आसपास बर्दाश्त करते हैं ना, लाइटर नोट, उनके लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेनली हम अगर सीरियस नोट के ऊपर बात करें तो बर्दाश्त बहुत जरूरी है मुआशरे के अंदर एक मुतवाजिन रवैये के लिए और मुतवाजिन रवैयों को फरोग देने के लिए और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। चाहे एक घर की सूरत में सोसाइटी का बेसिक यूनिट हो या फिर पूरा मुआशरा हो, टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम में भी आपको होता है कि टॉलरेंस का बड़ा दर्जा है। बिल्कुल, और इस दिन को मनाया जा रहा है। और देखिए, मेरे प्रोड्यूसर वगैरह ट्रॉफी भी ले आए मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप बढ़ेंगे कोल किचन की जानिब, और कोल किचन में आज हमारे साथ है अलीज़े शेफ, और उनसे जानते हैं कि वो हमें क्या बताने वाली है। ओवर टू यू अलीज़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं हूँ अलीज़ा असद एक्सप्रेसो कोल्ड किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो बहुत जल्दी भी बन जाती हैं और जो बहुत आसान भी हैं। सो हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो है लेटस चिकन रैप। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 10 ग्राम्स थाइम, 10 ग्राम्स चिली फ्लेक्स, 10 ग्राम्स ऑरिगानो, 10 ग्राम्स ऑफ लेमन जूस, 10 grams of paprika powder, 10 grams of pepper and 10 grams of salt and 30 grams of yogurt. अब इसको हम यूज़ करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। हम सब चीज़ें चिकन के साथ बोल में डाल देंगे और इस मिक्सचर को एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। इसको विस्क कर लें थोड़ा सा, और ये अब फ्रिज में रखने के लिए रेडी है।
अब हमारा चिकन हो रहा है मैरिनेट इन द फ्रिज, तो हम आते हैं लेट्स रैप की ड्रेसिंग की तरफ। इसके लिए चाहिए योगर्ट, पेपरिका पाउडर, लेमन जूस, पेपर एंड सॉल्ट। अब सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देंगे। 10 ग्राम सॉल्ट, 10 ग्राम्स पेपरिका पाउडर, 10 ग्राम्स ब्लैक पेपर एंड 1 लेमन का जूस विच इज़ अराउंड 15 ग्राम्स। इसको मिक्स करके अब हम असेंबल करने लगे अपना रैप। ये है सलाद के पत्ते जो आपको बहुत आसानी से बाजार से भी मिल सकते हैं। इनको इस तरह हम लोग रख लेंगे और ये हमारा है चिकन। इस तरह हम लोग लेयर कर लेंगे। और अब ये जो हम लोगों ने सॉस बनाई थी इसको हम लोग ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और ये आपका हो गया शानदार सा रैप, बिल्कुल रेडी। थैंक यू शेफ फलीजे। और वैसे तो वीकेंड्स के ऊपर खानों का ज्यादा मजा आता है। आई होप यू हैड अ गुड वीकेंड। वैसे खाने लोग वीकेंड पे दावते शावते भी होती हैं, एंजॉय किया होगा। टाइम बहुत बातें आती है ना, पकाने पड़ते हैं खाने। अच्छा, खवातीन अच्छा बनाती हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं कि आप। अच्छा जी, अब चूंकि हम शो के इख्तितामी मराहल में पहुंच चुके हैं तो हम आपको पोल के रिजल्ट्स बता देते हैं। जी, हमने पोल अनाउंस किया था शो के आगाज में कि कोरोना के बायस हुकूमत को तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए या नहीं, जबकि रिजल्ट्स कुछ इस तरह के हैं कि 24% लोग कहते हैं नहीं। ये सब स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल जिन्होंने कहा है कि हाँ। 68% कहते हैं हाँ, जबकि 8% कहते हैं पता नहीं। वैसे इमरान, नॉर्मली जब हम लोगों से डिस्कशन कर रहे थे तो ज्यादातर लोगों की राय यही है उसको बंद होना चाहिए, खासतौर पे जिनके बच्चे हैं। बिल्कुल, पीपल आर कंसर्न। तो ये है हमारे पोल के रिजल्ट्स और अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना के हवाले से प्लीज एहतियात कीजिए। बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे दूसरी वेव गुजर जाए। मोहतात रहना, एहतियात करना बहुत जरूरी है। अपना और अपने बच्चों का और बुजुर्गों का खास तौर पे मास्क पहने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इजाजत दें। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक के लिए हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स है, आप हमें वहां पे फीडबैक दें। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बोलती हैं आप।